जिस वक्त कतलमिश बिन इसराइल एक बड़े लश्कर के साथ रे शहर की तरफ बढ़ा था, उसी वक्त हरात के वाली मूसा बेगो ने भी बगावत कर दी थी और वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर चुका था। वो बादशाहत का तो मुतमन्नी नहीं था, लेकिन हरात और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर वो अपनी हुकूमत कायम करने का ख्वाह था और बवक्त सल्जूकों के लिए बड़ा नाजुक और तवज्जो तलब था। अब सल्जूकों की सल्तनत में 4 बड़ी कुव्वतें एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए सर उभर रही थी। एक तो खुद सुल्तान अल्प अरसलान जो अपने लश्कर के साथ मरू के मुकाम पर कायम किए हुए थे। दूसरा सुलेमान जो सल्तनत के वजीर उमीदुल मुल्क के साथ उस वक्त लश्कर के साथ रे शहर में मुकीम था। शहर खतलान का वाली कतलमिश जो बादशाहत से कम किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार न था। और चौथा हरात का वाली बेगो था। उस मौके पर उमीदुल मुल्क ने एक और नापसंदीदा कदम उठाया। जिस वक्त सुल्तान तुगरुल बेग फोत हुए, उस वक्त उनकी वो बेवा जो खलीफा बगदाद की बेटी थी, वो बगदाद ही में कायम किए हुए थे। उमीदुल मुल्क कुछ मुहाफिज दस्तों के साथ वहां पहुंचा और वहां से खातून को रे शहर ले आया। ऐसा वो इस बिना पर कर रहा था कि सुल्तान तुगरुल बेग की बेवा रे शहर में कायम करके अल्प अरसलान के बजाय सुलेमान का साथ दे तो फिर सुलेमान ही ताजो तख्त का मालिक बन जाएगा। उस मौके पर सुल्तान अल्प अरसलान ने एक बड़ा दानिशमंदाना कदम उठाया। उन्होंने फिलहाल सुलेमान और वजीर सल्तनत उमीदुल मुल्क को फरामोश कर दिया। उन्हें उनके हालत पर छोड़ दिया और फैसला किया कि वो सबसे पहले अपने चाचा कतलमिश बिन इसराइल का मुकाबला करेंगे, जो एक बहुत बड़े लश्कर लेकर रे शहर का रुख कर रहा था। ये बड़ा नाजुक वक्त था, लेकिन अल्प अरसलान भी बड़े बाहिम्मत फरमा रवा थे। उनकी जगह कोई और होता तो उन हालात को देखते हुए हिम्मत हार बैठता, लेकिन उन्होंने बद से बदतर हालात का मुकाबला करने का फैसला कर लिया था। लिहाजा अपने लश्कर के साथ वो बड़ी तेजी से कतलमिश बिन इसराइल की तरफ बढ़े। कतलमिश बिन इसराइल अपने लश्कर के साथ उस शाहरा पर सफर करता हुआ आ रहा था जो दामगान से होती हुई रे शहर की तरफ जाते थे। अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ते हुए एक जगह सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने लश्कर को रोक दिया। वहां उन्होंने पड़ाव करने का हुक्म दिया, इसलिए कि अपनी रवानगी से पहले उन्होंने जो मुखबिर फैलाए थे वहां उनके वो मुखबिर वापस लौटे और उन्होंने सुल्तान को ये इत्तला दी कि कतलमिश बिन इसराइल ने अपने लश्कर के साथ दामगान के नवा में पड़ाव किया हुआ है और 1-2 दिन में अपने लश्कर को आराम देने और सुस्ताने के बाद वो रे शहर की तरफ बढ़ेगा। ये खबर सुनने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर को भी वहां पड़ाव करने का हुक्म दिया। जब खेमे नस्ब हो गए, लश्कर ने पड़ाव किया, तब सुल्तान ने अपने सालारों और उमरा के अलावा अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी को भी अपने खेमे में बुला लिया। उस वक्त सुल्तान का बेटा मलिक शाह भी मौजूद थे। जब सब लोग जमा हो गए, तब जो मुखबिर खबर लाए थे उससे सबको आगाह किया गया। फिर सुल्तान ने अपने तजवीज़ का इजहार करते हुए सबको मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान आपस की लड़ाइयों से बचे रहे। अगर दोनों लश्कर टकराते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान मुसलमानों का ही होगा। मैं चाहता हूँ कि कतलमिश बिन इसराइल का मुकाबला करने से पहले उसकी तरफ कासिद भिजवाएं और उसे ये पेशकश करें कि वो बगावत और सरकशी से बाज रहे। जिस सूबे को या जिस इलाके को वो पसंद करता है उसकी निशानदेही करे, मैं उसे उस इलाके का हुक्मरान बना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कतलमिश बिन इसराइल इस पेशकश को कबूल कर लेता है तो फिर जो लश्कर उसके पास है वो उसको लेकर उन इलाकों की तरफ चला जाए। अगर ये मामला तय होता है तो कतलमिश बिन इसराइल की तरफ से हम मुतमईन हो जाएंगे। इसी सूरत में मैं पसंद करूंगा कि अपने लश्कर के साथ हरात का रुख करूं और वहां जो मूसा बेगो ने बगावत कुशी की है उसका खात्मा करके मैं फिर रे शहर का रुख करूं और वहां सुलेमान का मामला तय करूं।
सुल्तान की इस राय पर सारे उमरा ने सहमति का इजहार किया। जब सारे सालारों और उमरा ने सुल्तान की तजवीज़ से इत्तेफाक किया तो कुछ कासिदों का इंतखाब किया गया और वो पैगाम देकर उन्हें कतलमिश बिन इसराइल की तरफ रवाना किया गया। सुल्तान अल्प अरसलान के कासिद जब दामगान के मुकाम पर कतलमिश बिन इसराइल के लश्कर में दाखिल हुए तो उसके कुछ सालारों ने उन कासिदों को, जिनकी तादाद 2 थी, कतलमिश के सामने पेश किया। फिर कतलमिश बिन इसराइल ने उनके आने की वजह पूछी। तब उन्होंने अल्प अरसलान का तहरीरी बयान उसे पेश कर दिया। कतलमिश बिन इसराइल ने अपने भतीजे सुल्तान अल्प अरसलान का पैगाम पढ़कर बड़ी बेजारी, बड़े गुस्से का इजहार करते हुए सुल्तान की पेशकश को ठुकरा दिया और उसने सुल्तान ही की पेशकश को वापस सुल्तान पर चिपका दिया कि अल्प अरसलान जिस इलाके की निशानदेही करेगा उसे उस इलाके का हुक्मरान बना दिया जाएगा। इसके साथ साथ कतलमिश ने सुल्तान अल्प अरसलान के कासिद को ये भी पैगाम दिया कि मेरे साथ मिलकर वो अगर सुलेमान और मूसा बेगों के खिलाफ जंग करे तो मैं तुम दोनों के सामने वादा करता हूँ कि मैं अल्प अरसलान को अपना वली अहद मुकर्रर कर लूँगा। मेरी तरफ से वापस जाकर उसे कहना कि मैं उसे 15 दिन का वक्त देता हूँ। इन 15 दिनों के अंदर अगर उसकी तरफ से मेरे पास ये पैगाम पहुँच गया कि वो मेरी बादशाहत को तस्लीम करके सल्तनत में कोई इलाका कबूल करने को तैयार है, तब मैं उसके चचा की हैसियत से उसकी तरफ जाऊंगा, उसे गले लगाकर उसे शफकत से नवाजूंगा। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर अल्प अरसलान की तरफ से कोई जवाब न आया तब मैं जानूंगा कि वो मेरे साथ टकराने के लिए तैयार है। फिर उसे बता देना कि 15 दिनों के बाद मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ से उसकी तरफ कूच करूँगा और उसे बताऊँगा कि जंग का क्या फैसला होता है। सुल्तान अल्प अरसलान के दोनों कासिद वापस उनके पास पहुँचे तो उन्हें अपने चचा कतलमिश का जवाब सुनकर बड़ी मायूसी हुई। कतलमिश ने उन्हें 15 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन सुल्तान अल्प अरसलान ने उस मोहलत को पसे पुष्ट डाल दिया और जिस वक्त कासिद उनके पास पहुँचे तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने लश्कर के साथ वहां से कूच किया और ऐन दामगान शहर के करीब जाके उन्होंने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। जबकि दूसरी जानिब कतलमिश बिन इसराइल दामगान के नवाह में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया हुआ था। अब सूरत हाल ये थी कि कतलमिश ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अल्प अरसलान उसकी बात मान जाएंगे और बादशाहत उसके हवाले करके किसी इलाके की हुकूमत हासिल करने पर रजामंद हो जाएंगे। ऐसा वो इसलिए समझ रहा था कि उसके पास जो लश्कर था उसकी तादाद उस लश्कर से कहीं ज्यादा थी, जिसे लेकर सुल्तान अल्प अरसलान उसकी तरफ आए थे। लिहाजा उसने सुल्तान अल्प अरसलान और उनके लश्कर को कोई अहमियत न दी, यहाँ तक कि सुल्तान अल्प अरसलान ऐन उसके लश्कर के सामने आन रुके। उन्होंने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया